आप सभी दर्शक का हमारे यूट्यूब चैनल राम का सर्वर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड है। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है आपका रियल नंबर। इस रियल नंबर में आप जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रियल नंबर। उसके बाद जानेंगे इक्विलेट डिवीजन लेमा क्या होता है या इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। आखिर ये इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा का उपयोग क्या है, प्रयोग क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि दो नंबर अगर दिया है तो कैसे हम इक्विलेट डिवीजन लेमा का यूज करके उसका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे कि कोई भी इवन नंबर का जो फॉर्म होता है वो 2q क्यों होता है और ऑड का जो फॉर्म होता है वो 3q के रूप में क्यों होता है। ये सब सारी बातें आपको बारी बारी से बताया जाएगा। आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जो भी हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ फॉर्म अगर आप देखना चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है आपका रियल नंबर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर रियल नंबर क्या होता है। तो ये बात 9th में भी आप पढ़े होंगे। 9th का भी फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर यानी नंबर सिस्टम। तो उसमें आपको बताया गया होगा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायरिंग करने पर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर देता है उसको रियल नंबर कहते हैं। यानी समझिए कोई भी नंबर जिसको स्क्वायर यानी वर्ग करने पर अगर हमारा वो नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव में समझते हैं ना, यानी जीरो या पॉजिटिव चीज आता है तो हम उसको रियल नंबर कह सकते हैं। या दूसरे शब्द में ऐसे ही बोलेंगे कोई भी नंबर जिसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, या हम रियल नंबर का दो पार्ट होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो ऐसे भी हम बोला जाता है द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। बहुत ढंग से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आपका जो मुख्य टॉपिक है वो क्लास 10th का जिसका नाम है इक्विलेट डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। आइए दो पॉजिटिव इंटीजर हम सिलेक्ट करेंगे यानी गिवन दिया रहेगा, एक ए और एक बी। आइए उसको हम लिख देते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है इक्विलेट डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। तो हम लोग यहाँ से लेट कर लेंगे कि फॉर एनी टू पॉजिटिव गिवन इंटीजर्स ए एंड बी such that a is greater than b, मतलब a जो है ना b से बड़ा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तब कहेंगे कि then there exists two whole numbers q and r such that a equal to bq plus r where 0 is less than equal to r less than b। इसका मतलब समझिएगा कि जो रिमाइंडर होगा ना वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा होगा। यहाँ हम क्लियर कर दें कि हियर a इक्वल टू डिविडेंड, a को हम लोग डिविडेंड कहेंगे, कॉमा b को हम लोग डिवाइजर के नाम से जानते हैं, डिवाइजर। ठीक है, और Q को हम लोग क्वासेंट के नाम से जानते हैं। एंड R जो हुआ, R स्मॉल r लिखिए, R जो हुआ, R को हम लोग रिमाइंडर के नाम से जानेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा फार्मूला तो बन जाएगा कि देयरफॉर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वासेंट प्लस रिमाइंडर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम क्लियर कर दें। अगर इसको डिवीजन फॉर्म में देखेंगे तो आपको बना हुआ है, देखिए, यानी जो बीच में होता है उसको हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं। डिविडेंड को हिंदी में हम लोग भाज्य कहते हैं। अगर इसका कोई हिंदी पूछे तो आप याद रखिएगा, इसको हिंदी में हम लोग भाज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिविडेंड यानी ए यानी भाज्य कहेंगे। जो बी डिवाइजर है इसको हम भाजक के नाम से जानते हैं, भाजक होता है। ठीक है, Q क्वासेंट है जिसको हम लोग भागफल के नाम से जानते हैं, भागफल। और ये जो R है जिसको रिमाइंडर यानी हम लोग शेषफल के नाम से जानते हैं, शेष या शेषफल दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शेष या शेष। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल या शेष, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही है इक्विलेट डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट जिसको हमको समझना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा ए जो होगा वो ग्रेटर नंबर होगा। आगे आपको इसमें सवाल बना के बताएंगे आपको कि कैसे हम लोग इक्विलेट डिवीजन लेमा का यूज करके हम दो नंबर का एचसीएफ फाइंड। आखिर ये इक्विलेट डिवीजन लेमा बनाने का क्या उद्देश्य था? ये उद्देश्य यही है कि दो दिए गए नंबर का हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इस
यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का उपयोग करके। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं इस पर क्वेश्चन। चलिए हम लेते हैं इस पर क्वेश्चन है आपके सामने, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या यहाँ लेमा भी बोल सकता है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 1260 एंड 7344। एंड तीसरा क्वेश्चन है यानी 4052 एवं 12576। ये तीन क्वेश्चन आपको हमने दिया है। आइए हम इसमें एक हम बताते हैं और बाकी क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे। अगर बन जाए तो ठीक, नहीं बनता है, अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर हम वीडियो बना के आपको बताएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा और सीख जाइएगा, उम्मीद है आप बना लीजिएगा। बहुत कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, जैसे हम पहला क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, ध्यान से सीखिए। हम कहेंगे यहाँ से कि क्लियरली कौन ग्रेटर है, तो कहिए क्लियरली 1314 यानी 1314 जो है बड़ा है किससे, 612 से। पहले क्लियर कर लीजिए और ध्यान रखिएगा जो नंबर बड़ा होता है उसको हम लोग ए मानेंगे, जो छोटा होता है उसको हम लोग बी मानते हैं। क्लियर है, तो हमने कहा 1314 ग्रेटर है इतना, इसीलिए हम कहेंगे ए इक्वल टू 1314 एंड बी जो होगा वो 612 होगा। आइए इसको लिखने से पहले हम लोग यहाँ रफ कर लिया करेंगे। रफ करने से क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा, आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हम 612 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, तो 1314 को, 1314 को। अब जानते हैं ना, अगर हम 612 को 2 बार पढ़ते हैं तो आप कहिएगा 2 बार मिला जाएगा। देखिए कैसे, 12 दूना 24 हो गया, ठीक है, 6 दूना 12, 1224, ठीक है, 2 दूना 4, 2 कम 2, 6 दूना 12। चलिए माइनस कीजिए, घटाइएगा, 0 ऊपर से घटाइएगा तो यानी 1 में से 2 नहीं जाएगा, 11, 11 में से 2 गया तो आपका हो गया 9, 90, और ये हो गया क्या, 12 12 कट गया तो यहाँ कैंसिल। चलिए 90। अब ये 90 जो है 612 से छोटा हुआ तो रिमाइंडर हो गया। अब पुनः हम इसको यहाँ 90 से डिवाइड करते हैं 612। ठीक, अब आइए अगर मान लीजिए नछा 1 54 यानी 54 में यानी 540 हो जाएगा। ठीक है, 9 से तो 63 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में लगाइए, नछा 1 54 यानी 540, हटाइए, ये 2 बचेगा। ठीक है, ये आपका एक में 4 नहीं, 11 में 4 गया तो 7, 72, 72 से 90 को डिवाइड 90 को डिवाइड कीजिए तो एक बार में लगाइए 72, माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पर एक दिया था 8, 18, अब 18 से दीजिए 72 को, 18 चौक 72, यहाँ पर 0 आएगा, रुक जाइएगा। यही बात देखना है। आप जान गए लॉग डिवीजन मेथड से कि एचसीएफ 18 होगा, लेकिन आपको इसको यूज करके यूक्लिड डिवीजन लेमा से बनाना है। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर आप समझिए ए है डिविडेंड, तो डिवाइडेड इनटू कॉस प्लस रिमाइंडर का कंसेप्ट जो बताए थे उसी पर लागू करते हैं। तो हम यहाँ से कहेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्लिक algorithm we have, algorithm we have। आइए हम क्या लिखेंगे यहाँ से, इसको ये समझिए तो क्या कहिएगा, आप कहिएगा 1314 यानी 1314 इक्वल टू डिवाइजर 612 मल्टीप्लाई कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 90। ठीक है, 90। अब देखना क्या है, यहाँ रिमाइंडर जो आता है वो अगर 0 होगा तो ये एचसीएफ जो यहाँ पर जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि सिंस r इक्वल टू 90 डज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर कहेंगे देयरफॉर, अगेन पुनः हम अप्लाई कर देते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा जो b होता है वो a में कन्वर्ट होता है, जो r होता है वो b में आ जाता है। अगेन पुनः हम यहाँ से लिखेंगे अब 612, अभी इसको लिखे थे अब इसको लिखिए, तो क्या लिखिएगा अगेन 612 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 90 मल्टीप्लाई 6 प्लस 72। फिर देखिए फिर रिमाइंडर क्या आया 72, तो क्या लिखेंगे, फिर कहेंगे सिंस r इक्वल टू 72 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर फिर से हम अप्लाई कर देते हैं। तो बताइए क्या लिखेंगे अब हम यहाँ से 90 को लिखेंगे, अभी 90 है ना, तो 90 को लिखने जा रहे हैं। तो 90 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से 72 इंटू 1, हम कहेंगे 72 इंटू 1 आप प्लस रिमाइंडर 80। फिर से देखिए फिर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, फिर हम यहाँ से लिख देते हैं। देखिए कहेंगे सिंस r इक्वल टू कितना है, r है आपका 18 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर फिर से हम अप्लाई करेंगे अब किसको, अब देखिए यहाँ पर हमारा अभी कितना था 90 को लिख चुके थे, तब आइए अगला स्टेप 72 को लिखने जा रहे हैं। तो हम कहेंगे 72 को लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा ना तो ये प्रोसेस रुक जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि सिंस
r इक्वल टू 0, सो प्रोसेस सी है, प्रोसेस इज स्टॉप, जो प्रोसेस चल रहा था वो रुक जाएगा। अब कहेंगे कि देयरफॉर एचसीएफ ऑफ किसका किसका, जो नंबर दिया हुआ था आपका, तो नंबर था आपका कितना कितना, तो लिखिए 612 एंड 1314 इज, याद रखिएगा जो लास्ट में बी के जगह पर, तभी देखिए लास्ट में 0 आया, इसके बी के जगह पर क्या है 18, तो इस 18 आपका एचसीएफ होगा, यही आपका जवाब हुआ। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दो जब नंबर दिया रहता है तो उसका हम एचसीएफ कैसे निकालें। पहले रफ कर लीजिएगा, ठीक है, रफ करके इस स्टेप को लिख दीजिए, और जैसे ही ध्यान रखना है कि जैसे ही आर आपका 0 आएगा रिमाइंडर, तो वो प्रोसेस रुक जाएगा, उस समय जो बी के पोजीशन पर जो होगा वही आपका एचसीएफ होता है। तो इस तरह से हमने आपको पहला क्वेश्चन बनाया, आप उसी तरह से आप इस दोनों को क्लियर कीजिएगा। आपको मालूम है ना, बताइए 1260 और 7344, ये आपका ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए इसमें देख लीजिए, ये आपका 40 यानी 4052 है और ये 12576 है, तो बड़ा ये है, तो ये आपका ये होगा, ये भी होगा। फिर इस तरह से रफ करके आप बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि कोई भी जो इवन नंबर होता है उसका फॉर्म 2q कैसे होगा मैथमेटिकल लैंग्वेज में, और जो ऑड होगा उसका फॉर्म 2q+1 कैसे होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m, यानी इवन इंटीजर जो होगा यानी सम संख्या का जो रूप होगा वो 2m में कहता है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m+1 वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको बनाना बहुत आसान है। आप मान लीजिए कि n जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। हम यहाँ इवन ऑड नहीं कहेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि पॉजिटिव इंटीजर लेंगे उसका दो फॉर्म होता है, आइदर इवन और ऑड। तो हम देखेंगे जिसमें 2 से डिविजिबल होगा वो इवन होगा, और जिसमें 2 से डिविजिबल होगा वो आपका क्या होगा, ऑड होगा। चलिए हम बिना देर के इसको शुरू करते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, और हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक, यानी 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम कहेंगे देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव आई, क्या लिखेंगे, तो हम n इक्वल टू लिखेंगे यहाँ से 2, ठीक है, डिवाइड किए हैं तो 2m और प्लस r मान लेते हैं। यहाँ पर m हम डिवाइजर को ले लेते हैं, ठीक है, 2m प्लस r वेयर हम कहना चाहते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 2, यानी जो r का वैल्यू है ना वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। अब देखिए तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, n इक्वल टू 2m प्लस r, r का वैल्यू मिलेगा 0 1, क्योंकि आप देख रहे हैं 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है r लेकिन 2 से छोटा है 0 1। अब ये दोनों वैल्यू इसमें रिप्लेस करते थे, क्या मिलेगा, n इक्वल टू 2m प्लस 0 और n इक्वल टू 2m प्लस 1। अब यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर n का वैल्यू मिला 2m और n का वैल्यू मिला 2m प्लस 1। अब देखिए सोचिए यहाँ पर ये जो 2m है, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे, ये इवन होगा, और 2m प्लस 1 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 रिमाइंडर बचेगा, ये ऑड होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्लियरली n इक्वल टू 2m, यानी क्लियरली लिखिए, क्लियरली n इक्वल टू 2m इज इवन एंड n इक्वल टू 2m प्लस 1 इज ऑड इंटीजर। क्यों ऑड हुआ, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं। तो हमने कहा n इक्वल टू m इज इवन इंटीजर लगा सकते हैं या इवन लिखिए, एंड n इक्वल टू 2m प्लस 1 इज ऑड इंटीजर, ये हो गया। तो हम देख लिए इसलिए कि ये 2 से डिविजिबल है तो इवन हुआ, और ये 2 से डिविजिबल नहीं तो क्या हुआ, ऑड हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेंस लगा के यहाँ से हेंस दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कि हेंस, इसके आगे हम लिख देते हैं कि हेंस दे के लिखेंगे हेंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m कह दीजिए, एंड
and that every positive odd integer is of the form 2m plus 1 for where m is any positive integer यानी सम पॉजिटिव इंटीजर या एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं, देखिए अभी जो क्वेश्चन था आपके सामने कि हमें प्रूफ करना था कि इवन का जो फॉर्म होगा 2m होगा और ऑड का जो फॉर्म होगा वो 2m plus 1 होगा। तो हमने देखा n को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, b उसे 2 से डिवाइड किए, जब 2 से डिवाइड किए तो उसका 2 फॉर्म हुआ आपका। आपने देखा कि इसका वैल्यू आया n इक्वल टू m और n इक्वल टू 2m plus 1। हम जानते हैं कि 2m जो होगा 2 से डिविजिबल हुआ इसलिए इवन हुआ, और 2m plus 1 में जब 2 से डिवाइड कीजिएगा ना तो 1 रिमाइंडर बचेगा इसलिए ऑड हुआ। इसलिए हम क्लियरली कर दिए क्लियरली n इक्वल टू m इज इवन एंड n इक्वल टू 2m plus 1 इज ऑड इंटीजर। अंत में हेंस देके लिख दिए वही बात को। अब आपको बताना चाहते हैं इसी तरह से, इससे भी 2m वाला बताया उसी तरह से आपको बोल सकता है कि शो करो कि इवन का जो फॉर्म होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम b के जगह 2 के जगह अगर मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं तो इवन का जो फॉर्म हो जाएगा वो 4m हो जाएगा, ठीक है, या 4q बोल सकता है और 4q plus 2 बोलेगा। लेकिन ऑड का जो हो जाएगा वो क्या होगा मालूम है, 4q plus 1 और 4q plus 3, क्योंकि जब b बराबर आप 4 लेते हो तो उस समय हमारा जो r का वैल्यू होगा 0 1 2 3, समझ रहे हैं। इसको जब जोड़िएगा तो उसका फॉर्म क्या आ जाएगा, उसका फॉर्म इनका हो जाएगा, पहला हो जाएगा मान लीजिए 4q, दूसरा हो जाएगा 4q plus 1, फिर हो जाएगा 4q plus 2, 4q plus 3। तो आप देख रहे हैं ना, जिसमें 2 से डिविजिबल होगा वही भी, यानी 4q और 4q plus 2 या 4m या 4m plus 2 ये इवन होगा क्योंकि 2 से डिविजिबल होगा। बट आप ध्यान रखेंगे कि 4m plus 1 या 4q plus 1 और 4q plus 3 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसीलिए उस केस में हम कहेंगे वो ऑड का फॉर्म है। इस तरह से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर का फॉर्म के यहाँ पर 2m के जगह लिखेगा आपको 4m और 4m plus 2 बोलेगा, और ऑड के जगह बोलेगा यहाँ से 4m plus 1 और 4m plus 3, ये 4 लिए। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे मान लीजिए b के जगह हम 6 ले लेते हैं तो क्या बनेगा मालूम है, यानी b जब 6 लीजिएगा तो r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 यानी 6 वैल्यू आएगा। अब गौर कीजिए तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा 6q plus r होगा ना, तो 6q plus r में r का जब वैल्यू डालेंगे तो वो n बराबर 6q होगा, 6q plus 1 होगा, 6q plus 2 होगा, 6q plus 3 होगा, 6q plus 4 होगा, 6q plus 5 तक जाएगा। तब गौर से देखिए जो हमारा n का वैल्यू है 6q plus 2 6q plus 4 ये तीनों ये 2 से डिविजिबल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इवन का जो फॉर्म होगा वो 6q plus 2 6q plus 4 होगा, और ऑड का जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपका 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5। क्यों, क्योंकि जब इसमें 2 से भाग करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर आपका 1 बचा करेगा। बात समझे, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम आगे चलेंगे उसमें ये जानेंगे कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का जो फॉर्म होगा या तो वो 3m होगा या 3m plus 1 होगा। चलिए हम उस पर डिस्कशन करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है आपको, ठीक है। और कहता है सो डेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे वर्क करेंगे तो उसका कहता है इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m, यानी कोई भी नंबर आप लीजिएगा अगर उसका स्क्वायर करते हैं वर्क करते हैं तो उसका रूप या तो 3m में जाएगा या 3m plus 1 में। बहुत आसान है, देखिए हम क्या करेंगे इस मालूम है, हम मान लेंगे कि एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b बराबर हम क्या ले लेंगे, b बराबर हम 3 ले लेंगे। देखिए तो हम यहाँ पर कहेंगे सॉल्यूशन इसका इस तरह से लिखते हैं, देखिए कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू आपका 3, ठीक है। अब कहेंगे देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव, देखिए क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू कहेंगे 3q plus r where 0 is less than equal to r less than 3। ये आप जानते हैं ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लगा दिया। अब आइए यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं r का वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है लेकिन 3 से कम है, तो क्या आएगा 0 1 2। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए a इक्वल टू 3q plus r
और यहाँ से कहेंगे r इक्वल टू 0, 1, 2। अब इस वैल्यू को इसमें डालें तो क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस 0 और a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, यानी हम देख पा रहे हैं यहाँ से a का वैल्यू 3q और a का वैल्यू 3q प्लस 1, ठीक है, और a का वैल्यू 3q प्लस 2। और a का कितना वैल्यू, a का 3 वैल्यू है, तो हम कहेंगे हियर 3 केसेज अराइज्ड। हम लिखेंगे हियर 3 केसेज अराइज्ड। यहाँ पर 3 केस अराइज्ड हो रहा है। अब बारी बारी से देखिए, केस 1 की बात करें, कहेंगे व्हेन a इक्वल टू 3q देन, मतलब a का वैल्यू हम 3q लेते हैं, पहला वाला देन। अब हम यहाँ से कहेंगे a स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 3q का स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। हमें 3 लाना, 3 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर। अब 3 जो q है उसको m मान लीजिए तो क्या लिखिएगा 3m। कहेंगे वेयर m इक्वल टू आपका 3q का स्क्वायर है। देखिए, तो पहला केस में हमने क्या देखा, हम कह सकते हैं यहाँ से कि पहला केस में a स्क्वायर का वैल्यू हम ला दिए 3m, तो हम पहला केस जीत चुके हैं। चलिए अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ से केस 2 यहाँ थोड़ा ले लेंगे, केस 2 यहाँ ही दिखा देते हैं। देखिए केस 2 में कहेंगे कि व्हेन a इक्वल टू क्या, तो आप ले लीजिए 3q प्लस 1 देन, अब इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए तब कहेंगे यहाँ से देन a स्क्वायर क्या होगा, हम बोल देंगे यहाँ से 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं ना, यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह 3q, b की जगह क्या आएगा, देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर करते हैं तो ये लिखेंगे हम 9q का स्क्वायर प्लस 1 का 1, 3 2 या 6q। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इस दोनों में से जरा ध्यान से देखिएगा, इस दोनों में से हम 3q कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए तो हम यहाँ से a स्क्वायर 3 ही बार लीजिए कॉमन, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 3q का स्क्वायर प्लस 2q 3 6q प्लस 1। जो हम लिए हैं 3 के अलावा उसको m मान लेंगे तो हो जाएगा 3m प्लस 1। हम बोल सकते हैं देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m का वैल्यू हमने लिया 3q का स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, अब आइए पहला ये दूसरा केस भी जीत गए। केस थर्ड में हम कहेंगे यहाँ से कि व्हेन a बराबर 3q प्लस 2 देन, देखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर हम a स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इसको तोड़ दीजिए, कह सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 3q इंटू 2, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6 दूना 12, तो इसको हम 12q कहेंगे। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। देखिए इस 4 को हम लिख दिया 3 प्लस 1। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं क्या, तो कॉमन ले लीजिए a स्क्वायर इक्वल टू 3 बाहर, तो क्या आएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब इसको m मान लीजिए तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू क्या माने हैं 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब ये केस भी जीत गए तो हम लोग हेंस लगा के यहाँ से लिख सकते हैं, हेंस लगा के लिख दीजिएगा यही बात, यानी यूजिंग रिजल्ट है ना, तो डायरेक्ट लिख दीजिए हेंस लगा के आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने देखा कि आपको टोटल जो था, यानी आपको दिखाना था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कि किसी भी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का जो रूप होगा वो या इधर 3m होगा और 3m प्लस 1 होगा फॉर सम इंटीजर। देखिए हम एक को पॉजिटिव मान के तीनों केस को डिराइव कर दिए। इस तरह से आपने देखा कि तीनों केस में पहला केस में बताइए क्या आया, a स्क्वायर का वैल्यू तो
3m आया ना, तो हम जीत चुके हैं। दूसरा केस में देखिए क्या आया, ए बराबर जब 3q+1 उस समय भी हमारा आया 3m+1, तो भी जीत गए। और तीसरा केस में हमारा देखिए, अगर हम ए का वैल्यू 3q+2 ले, उस समय भी स्क्वायर किया था ना 3m+1, तो हमने क्या सीखा, हर एक केस में, ईच और एवरी केस में अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं या तो वो 3m में जाता है, नहीं तो 3m+1 में जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हेंस, अंत में हेंस देकर लगा लिख दीजिए, हेंस a square of any positive integer is either of the for 3m और 3m+1 for some integer m के लिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें जिस तरह से अभी हम आपको स्क्वायर का बताया, उसी तरह से आपको क्यूब का जानना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो हम क्यूब करते हैं तो वो 9m, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में आता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब, इससे पहले आप हमने स्क्वायर वाला देखे थे, अब क्यूब है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8 फॉर सम इंटीजर m। यानी कहना चाहता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, अगर उसका हम क्यूब यानी घन जो करेंगे, यानी पावर 3 जो डालेंगे, उसका जो रूप बनेगा वो 9m में जाएगा या 9m+1 में जाएगा या 9m+8 में जाएगा फॉर सम इंटीजर m। बस उसी तरह से हम मान लेंगे a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b बराबर 3 लेंगे, उसका क्यूब करके दिखाएंगे कि प्रत्येक केस में क्यूब का जो रूप होगा वो या तो 9m होगा या 9m+1 होगा या 9m+8 होगा। चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कैसे इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। यहाँ से इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। देखिए कैसे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, समझ रहे हैं ना। एंड यहाँ से हम कहेंगे b जो हमारा है वो b इक्वल टू हमने 3 लिया। ठीक, अब कहेंगे देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव, देखिए हम a को लिख सकते हैं 3q + r वेयर कहेंगे 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। अब बताइए यहाँ पर 0 का r का वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो सेम प्रोसेस चाहिए उसी तरह से। तो क्या लिखिएगा, a बराबर 3q + r और r का वैल्यू मिलेगा 0, 1, 2। ये दोनों वैल्यू, तीनों वैल्यू इसमें डालिए। तो a का वैल्यू 3q + 0 और a का वैल्यू 3q + 1 और a का वैल्यू 3q + 2। आप देख रहे हैं कि a का 3 वैल्यू आ रहा है, a इक्वल टू हमें 3q और a इक्वल टू हमें 3q + 1 और हमें a इक्वल टू 3q + 2 आया। कहेंगे हियर 3 केसेज अराइज, हियर 3 केसेज अराइज, यहाँ 3 केस अराइज होगा, यार है अराइज। आइए केस 1 की बात कर ले। पहला केस देखिए क्या कहता है, केस 1 में कहना चाहता है आपको कि व्हेन हम लेंगे a इक्वल टू 3q, देन a बराबर हम 3q लिए थे, इसका क्यूब कीजिए, aq इक्वल टू, तो हमारा 3q का क्यूब, तो लिख सकते हैं 3q का क्यूब। आप जानते हैं ना 3q को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 × 3q 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 क्या आ जाएगा, 3 3 9 27, 27 क्यू का क्यूब। हम इसको लिख सकते हैं 27 क्यू का क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 9 बाहर, इसको लिखेंगे 3q का क्यूब, हो जाएगा 9 27। अब हम इसको 9m कह सकते हैं, कहेंगे वेयर m का वैल्यू क्या लिए, m का वैल्यू हम लिए 3q का क्यूब। चलिए अब केस 1 हो गया, जीत गए। केस 2 की बात कर ले। केस 2 में हम बात करेंगे कि व्हेन, जब आपका a का वैल्यू 3q + 1 हो, देन हम कहेंगे किस समय में आपका aq करते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ से aq लिख देते हैं, तो हम कह सकते हैं aq इक्वल टू 3q + 1 का होल क्यूब। ठीक है, आइए यहाँ पर इसको हम डिराइव कर देते हैं। किस तरह से इसको लाएंगे, आइए इसको हम कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज यहाँ से aq इक्वल टू, चलिए a + b का होल क्यूब, मालूम a + b का होल क्यूब क्या होता है, aq + bq + 3ab × a + b, तो उसको तोड़ दीजिए। तो आप इसको लिखिएगा 3q का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × a, तो 3q × b × a + b, 3q + 1। अब इसको लिख सकते हैं aq इक्वल टू 3 × 9 = 27, तो 27 q का क्यूब 1 का 1 प्लस 3 × 9 9 × 27, तो 27 q का स्क्वायर प्लस 3 × 9 तो 9 × 9 9 q। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत, aq इक्वल टू 27 q का क्यूब
प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। इस सब में से सिर्फ 9 कॉमन लीजिए, क्या लिखेंगे, ए क्यू इज इक्वल टू 9 बाहर, ये हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूब, समझ गए, प्लस 1। जब 9 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब इसको m मान लीजिए तो कह सकते हैं देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 1, वेयर हम m किसको माने, 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूब। तो दूसरा केस भी हम जीत गए। चलते तीसरा और लास्ट केस, हम कहेंगे केस थर्ड, व्हेन ए बराबर 3 क्यूब प्लस 2 देन, अब इसका क्यूब कर दीजिए तो क्या लिखिएगा, ए क्यू इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तोड़ दीजिए ए प्लस बी के होल क्यूब पर, तो क्या लिखिएगा, ए क्यूब को लिखिएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, एक फार्मूला तोड़ के भी होता है ए स्क्वायर भी, तो लिख दीजिए 3 क्यू का स्क्वायर इंटू बी 2 प्लस 3 ए, 3 क्यू इंटू बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। इसी फार्मूला को तोड़ दिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी होता है, तोड़िएगा तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तोड़ दिए डायरेक्ट, क्या लिखेंगे बोलिए, ए क्यू इज इक्वल टू 3 तिया 9 तिया 27 का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस, ये देखिए 3 तिया 9 9 क्यू स्क्वायर 9 तिया 27 27 दूना 54, इसको लिख सकते हैं 54 क्यू स्क्वायर। समझ गए कैसे, यहाँ 9 क्यू स्क्वायर हुआ 9 दूना 18 54। चलिए इसको देखिए क्या आएगा, इसको कहेंगे 3 तिया 9 9 चौक 36, तो इसको 36 क्यूब, ठीक है, यहाँ से 4 हुआ, यहाँ से 9 9 चौक 36। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो ए क्यू इज इक्वल टू 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब जो इस लास्ट शुरू का जो 3 है उसमें से हम 9 कॉमन लेते हैं, तो क्या लिखेंगे बताइए, ए क्यू इज इक्वल टू 9 बाहर, तो इस हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब, 9 एक 54 तो 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4 क्यूब प्लस 8, ठीक है। अब इसको m मान लीजिए तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर कहेंगे ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 8, वेयर हम कह सकते हैं m बराबर 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो क्या देखिए, आपने देखा कि हम प्रत्येक केस, इस केस में भी 9m प्लस 8 हो गया, तो हम तीनों केस में देख लिए, अंत में आप हेंस देख के लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड, यानी जो कहा था उसको भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में, या हेंस प्रूव्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए इसमें आपको हमने क्या क्वेश्चन था यूज द इक्विलिब्रियम लेमा सो डेट करना था क्यूब, यानी कोई भी नंबर का जो क्यूब करते हैं, देखिए हम ए पॉजिटिव इंटीजर मान लिए थे, बी बराबर 3 ले थे, उसका हमारा 3 फॉर्म आया, ए बराबर 3 क्यू, ए बराबर 3 क्यू प्लस 1, ए बराबर 3 क्यू प्लस 1। पहला में क्यूब किए ए क्यू, तो हमको क्या मिला, मिल गया हमको 9m के फॉर्म। दूसरा में हम ए बराबर 3 क्यू प्लस 1 लिए, उसका क्यूब किए, तो देखिए रिजल्ट क्या मिलता है, उस समय भी आपका रिजल्ट जो आता है आया 9m प्लस 1, ठीक है। और तीसरा केस में हम ए बराबर 3 क्यू प्लस 2 लिए, उसमें भी हम दिखाए ए क्यू बराबर आया हमको 9m प्लस 8। तो इससे क्या सीखे कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब करते हैं तो या तो आइदर 9m होगा या 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा, ठीक है। इस तरह से इसका प्रूफ हो गया, लास्ट में इस तरह लगा के आप लिख सकते हैं, यही बात को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे जानेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है। अब जानिए कि कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर हम उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, जो प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए क्या होता है उसको देखते हैं डिटेल में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो लिखे हैं यहाँ पर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, यूनिकली का मतलब अद्वितीय, जिसका अद्वितीय होगा मतलब एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी उसको हम जो तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर्स, यानी जो प्राइम फैक्टर डालिएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन 105 को तोड़ना है, सेकंड क्वेश्चन में 462 और थर्ड क्वेश्चन में 651। इसका हम प्राइम फैक्टर तोड़ के आपको बताते हैं। लेकिन आपके मन में प्रश्न होगा कि आखिर हम प्राइम फैक्टर में क्यों तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर तोड़ने से हमको फायदा क्या होगा। याद रखिए आगे चल के हमको सीखना है कि अगर दो नंबर दिया हो उसका हमको HCF LCM निकालना है, तो वही प्राइम फैक्टर में तोड़ के हम HCF LCM निकालना सिखाएंगे, इसलिए पहले प्राइम फैक्टर निकालना सिखाते हैं। आइए तो हम यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल है आपका 105। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से बना देते हैं। ये आपका फर्स्ट का हो गया सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे 105
यस, चलिए सबसे छोटा नंबर प्राइम क्या होता है, 2 होता है, आपको मालूम है, तो 2 से इसमें लगेगा नहीं। अगला प्राइम 3 होता है, और इस अंक का जोड़ देख लीजिए, 1 और 5 6 है, तो 3 से लग जाएगा, 3 से कीजिए, 3 3 जा 9, ठीक है, बचा 1 तो हो गया 15, तो 3 5 जा, यानी 3 से दिए हैं, 3 5 जा, यहाँ पर 5 दे दीजिए। अब हमारे पास कितना आया 35, ठीक है, 35 दिया, तो 5 या 15, 1 का 3 या 9 10, ठीक है। आइए अब हम किसे लगाएंगे, तो अगला प्राइम नंबर 3 से तो लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि 5 3 8 हुआ, तो किससे लगाइएगा बोलिए, तो अगला लगेगा 5 से, तो क्या आएगा 7। जरा गौर से देखिए, जो नंबर हमें प्राप्त हुआ 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7, जैसे ही प्राइम आएगा रुक जाइएगा, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर हमारा 105 का जो हम ये कंपोजिट नंबर है, इसका जो हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अगर कोई चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, देखिए कि मान लीजिए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। ऑर्डर कोई भी चीज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर्स, मतलब उसके ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे भी लिख दीजिए, लेकिन वो जो नंबर आएगा, जैसे देखिए 3 5 7 यहाँ भी आया, यहाँ भी 5 7 3 है, वही नंबर आएगा, ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, दूसरा था आपके पास 462। आइए देखिए ये कितना हुआ, 2 है तो 2 प्राइम से लग जाएगा, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2 कम 2, 231। देखिए इसको ऐड करके देखिए, 5 1 6, 3 से लगेगा, लगा दीजिए, तो 7 या 21, कितना बचा 2, 2 पर 1 21, 7 या 21, अब 77 आया, फिर 7 से लगेगा तो 11, जैसे यहाँ प्राइम आ गया, देखिए सारा नंबर प्राइम हुआ, रुक जाइएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर 462 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। देखिए हम इसको प्राइम के फैक्टर में तोड़ दिए, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे हम 2 3 7 11 लिखे उसको कैसे भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं भाई 11 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, या कोई बीच में मिक्सअप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑर्डर से। आइए तीसरा सवाल क्या था आपका, तीसरा नंबर यहाँ पर बता दें 651। आइए इसको देखिए किससे लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से करेंगे तो देखिए कितना 6 6 12 तो लग जाएगा, इसीलिए आप 3 से लगाइए। मालूम है ना 3 के डिविजिबिलिटी का रूल होता है, अगर डिजिट यानी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा, यानी अगर सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाय 3 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आइए तो हम 3 से डिवाइड कर दें, क्या लिखेंगे 3 दूना 6, बच गया आपका यहाँ पर 5 उतरा, 3 कम 3, बच गया 2, तो 2 पर 1 21, तो 7 या 21, ठीक है, देख लीजिए 3 दूना 6, ठीक है, 3 कम 3 बचा 2, 2 पर 1 21, 7 या 21। अब यहाँ पर हम इसको किससे लगाएंगे बताइए, यानी हमारा यहाँ पर क्या है 2 1 3, 3 7 3 10, तो इससे लगेगा नहीं, तो अगला नंबर देख लीजिए, 5 से नहीं लगेगा, 7 से, 7 या 21, 7 से लग रहा है, देखिए 7 या 21, ठीक है, और 7 कम 7 31, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये सारा प्राइम आ गया, तो रोक देंगे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से लिख सकते हैं आपको 651 को हम लोग राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31, यानी इसके प्राइम फैक्टर में आपने देखा कि 3 7 31, उसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, यानी आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 31, या चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं 31 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 etc। ये सारा चीज एक ही चीज को बताता है प्राइम फैक्टर में। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने जाना कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है उसके बारे में, कि कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय, जो आया है वही रहेगा, भले उसका ऑर्डर चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इस वर्ड को लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ primes except for the order in which these prime factors occurs। यानी जो प्राइम फैक्टर्स आएगा उसका ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे, उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ऑर्डर माने नहीं रखेगा, लेकिन जो प्राइम फैक्टर आएगा वो यूनिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन फाइंड द, लिखता है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप यानी 612 और 1314 का HCF समझते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में मौसा बोलते हैं, और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में लघुत्तम समावर्ती बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों को निकालना है, और किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से, बहुत आसान है, देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले हम 612 का प्राइम फैक्टर तोड़ देंगे। 612 आई प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, सबसे पहले 2 से लगेगा, 2 प्राइम नंबर है, तो 3 दूना 6, ठीक है, नहीं लगा तो 0, 12 तो 6। अब आइए फिर से देखिए 2 से लगेगा, क्या लिखिएगा, तो 2 कम 2 बचा 1, 10 हुआ,
तो 5 दूना 10 और 3 दूना 6। ठीक है, देख लीजिए आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, किससे लगेगा बताइए। ये हो जाएगा 6 3 9, 3 से लगेगा, 3 5 15। ठीक है, 3 एकम 3। अब आइए फिर से 6 हुआ तो 3 से लगेगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, यानी 17 तिया 51। देखो 3 एकम 3 बचा 2 से 21। अब ये प्राइम नंबर है तो रुक गया, यानी हम इसको यहाँ पर रोक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। आइए तो इसका हो जाएगा, यानी हम और इसका तोड़ दिया। अब आइए दूसरा फिर कहते हैं हम लोग 1314 का हम फैक्टर तोड़ते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 से लगाइएगा, तो 6 दूना 12, 1 11, 5 दूना 10, 1 7 दूना 14। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखिए 6 5 11 और 7 18, 3 से कटेगा, तो आप 3 प्राइम नंबर है, इसे लगाइए। 3 दूना 6, ठीक है, 5 उतरा तो 3 एकम 3, बचा 2 27, तो 9 तिया 27। अब आइए अब कितना हुआ, 3 9 3 12, फिर 3 से लगेगा। देखिए 3 7 तिया 21, 3 तिया 9, ये 73 जो है देखिए आपका ये क्या है, प्राइम नंबर है, इसका टूटेगा नहीं, ये भी प्राइम नंबर हुआ। अब हम क्या करते सो देखिए, तब कहेंगे देयरफॉर 612 को हम लोग राइट कर सकते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। अब इसको पावर के रूप में एक्सप्रेस करते बताइए 2 कितना बार है, कहिएगा 1 1 2, तो इसको लिखिए 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कितना बार है, कहिएगा 2 बार, तो इसको लिखिए 3 के पावर 2। चलिए 17 कितना बार है, 1 बार, तो कहिए 17 के पावर 1। बात समझ गए, पावर में एक्सप्रेस किए। एंड अब हम नीचे लिखने जा रहे हैं, कितना है, तो 1314 यानी 1314। ठीक है, आइए क्या लिखिएगा इसको, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 73। अब देखिए 2 कितना बार है, कहिएगा 1 बार, तो 2 के पावर हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 2 बार, तो 3 के पावर 2, और 73 एक बार, तो हम कह सकते हैं 73 के पावर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, थोड़ा सा हम नोट आपको बता दें क्या करना होता है। नोट में आपको क्या क्या जानना है सो देखिए, यानी आप सबसे पहले इसका हम जो जवाब लिखते हैं, सबसे क्या पूछा, HCF पूछा है, तो कहिएगा कि देयरफॉर HCF ऑफ किसका किसका, तो लिखिए 612 एंड 1314 ईच या इक्वल टू। ठीक है, तो क्या करना होता है समझिए, HCF में जो मैच करेगा, दोनों में जो कॉमन होगा, उसको आपका यानी लोएस्ट पावर लेना है। यानी हम कहेंगे कि द लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या बोल दिए, द लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, जो दोनों में मैच करेगा उसका लोएस्ट, यानी लोएस्ट में कम, न्यूनतम पावर, सबसे कम। जैसे देखिए यहाँ 2 और 2 मैच किया, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, बताइए लोएस्ट पावर क्या होगा, 2 की 1, तब कहिएगा 1, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई। अब आइए 3 भी मैच किया है, 3 का पावर देखिए लोएस्ट, यहाँ भी कितना है 2, और यहाँ भी है आपका 2। ठीक है, तो यानी आ जाएगा 3 के पावर 2, कुल मिला के 2 1 जा 2, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या हुआ 9 2 जा 18, तो 18 हो जाएगा इसका HCF। देखिए HCF इतना आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसका, अगर LCM की बात करते हैं, एंड दे देते हैं, एंड LCM ऑफ 612 एंड 1314 इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे देखिए, जो मिलेगा यानी दो इसमें जो फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर का हम हाईएस्ट पावर बोल देते हैं, तो कहेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, हम यहां से निकाल देते हैं, तो इसको यहां पर मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। देखिए तो कितना, 2 मिला, 2 का पावर 2, 3 मिला तो उसका हाईएस्ट पावर 2 है। उसके बाद 17 तो नहीं है इसमें, फिर भी लिखाएगा, तो 17 के पावर 1 और 73 के पावर। अब इसको गुना कर लेते हैं, देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 4, ये कितना हुआ आपका, ये हो गया 9, ये कितना हुआ 17, ये कितना हुआ आपका 73। ठीक, आइए नोट हम बाद में बताते हैं, पहले इसको देख लीजिए। चल देखिए क्या लिख दिया यहाँ पर, यानी द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 17 के पावर 1 73 के पावर 1। ठीक है, इसको लिख दिए, 2 दूना 4, ये 3 दिया 9 हो गया, 77 17 एकम 17 73 एकम, इसको गुना कर लेते हैं। देखिए
4 9 जा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई। जब 17 को 73 से गुना कीजिएगा, 17 तिया 51 के 1 हाथ में 5, 17 से 19 से 5 124 इतना। अब आइए हम 1241 को गुना कर लेते हैं 36 से। 6 कम 6 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 6 दूना 12 2 14 1 6 1 7। 3 से 3 कम 3 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 3 दूना 6 1 7 और 3 कम 3। अब जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए तो ये 6 हो जाएगा, 7 ये 6 7 7 14 के 4 हाथ में 1 3 1 4 कितना आया 44,676। तब इसको गुना कर लेंगे 44,676। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अंत में हम लोग हेंस देखिए रफ हो गया। आइए हेंस देखिए हम लिख सकते हैं हेंस एचसीएफ ऑफ किसका किसका, तो लिखिए 612 एंड आपका 1314 इज कहिए 18 एंड एलसीएम कितना लाए, एलसीएम देखे ना कितना लाए, एलसीएम लाए हैं आपका 44,676। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम जानेंगे यहाँ पर कि दो नंबर का अगर मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ दिया रहे तो उस दोनों में, दो नंबर में और दोनों का एलसीएम एचसीएफ में क्या संबंध होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो एलसीएम होता है वो ऑलवेज डिविजिबल होता है सीएफ से। हम बोल सकते हैं कि एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ। ठीक है, या ऐसे बोलेंगे एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हुआ कि एलसीएम में एचसीएफ से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इस बात को हम जाने दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, या डायरेक्ट लिखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, टू नंबर्स में अगर हम ए बी मान लेते हैं, ए और बी दो नंबर तो ऐसे लिखेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ ए बी, या ब्रैकेट दीजिए ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, ये रिलेशन आया जो कि आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ ए बी का वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ से क्या क्या आ सकता है इसको समझिए। आपसे अगर पूछेगा यहाँ से कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे लगा दीजिए, दो नंबर का प्रोडक्ट बाय एचसीएफ नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा तो देख लीजिए कंसेप्ट मैथ का। यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग एलसीएम पूछेगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एचसीएफ। अगर इसी जगह अगर आपसे एचसीएफ पूछ लेता है कि एचसीएफ क्या होगा दो नंबर का, तो याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय, क्या हम बोलेंगे बोलिए, एचसीएफ को यहाँ रोक के तो एलसीएम नीचे चला जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। ठीक, आइए अगर पूछा जाए यहाँ से फर्स्ट नंबर क्या होगा, अगर हमसे पूछा जाए फर्स्ट नंबर, तो याद रखिए फर्स्ट नंबर हमसे पूछा जाए तो हम लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बाय सेकेंड नंबर। ये कैसे हुआ समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी बराबर है ना ए इंटू बी। तो अगर हमसे अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर ए पूछ रहा था, बी मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इसीलिए हम बोलेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय बी। तो उसी को हम लिखे फर्स्ट नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय सेकेंड नंबर। अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, तो देख लीजिए सेकेंड नंबर इसमें, यानी इसको भी हम बोलेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय फर्स्ट नंबर। क्या इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला हुआ जो कोरिलेट करता है एचसीएफ और एलसीएम को। ठीक है, अब हम लोग इस पर एक सवाल देखेंगे कि किस तरह से हम लोग का सवाल इसमें पूछा जाता है। इस बात पर ध्यान देके आप बनाइएगा। दूसरी बात आपसे अगर पूछा जाए, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं ताकि क्लियर रखिए। क्वेश्चन कहेगा आपसे इस तरह से कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम
ऑफ एक्स एंड वाई सच डेट दिया हुआ है। देखिए एक्स वाई का हमको क्या पूछा है, एचसीएफ और एलसीएम पूछा है। सच डेट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए ए क्यू बी स्क्वायर सी के पावर 4 एंड वाई का वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर बी का पावर क्यू सी का स्क्वायर। ठीक, यही दो नंबर है। अब देखिए इस तरह में दिमाग लगाइए क्या करना होगा, हमें करना कुछ नहीं है, हमें पहले एचसीएफ निकाल, डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन देके कहेंगे कि हियर x इक्वल टू क्या है, x ए के पावर क्यू बी स्क्वायर सी के पावर 4 एंड y इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर बी क्यू और सी के स्क्वायर। अब कहेंगे देयरफॉर HCF ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, क्या करना है ध्यान से देखिए, जब HCF की बात होगा तो ध्यान रखिएगा जो दोनों में मैच करेगा, ठीक है, उसका हमें क्या लेना है, लोएस्ट पावर। तो बताइए हमें a और a को देखना है, यहाँ 3 पावर यहाँ 2 तो हमारा लोएस्ट पावर a का स्क्वायर होगा। चलिए b यहाँ 2 है यहाँ 3 तो b का स्क्वायर, तो हम b का स्क्वायर बोलेंगे। c को देखिए 4 पावर 2 पावर लोएस्ट पावर तो c का स्क्वायर, तो कुल मिला के क्या आया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका HCF हुआ। लेकिन इसी जगह अगर आपसे LCM पूछा जाएगा, LCM तो क्या लिखेंगे, देखिए LCM ऑफ x एंड y, तो हमको याद रखना है जो मिलेगा उसका हाईएस्ट पावर और जो नहीं मिलता है वो भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए जो मैच करता है, जैसे ए से ए मैच किया तो ए का हाईएस्ट पावर ए का क्यू लिखेंगे, बी मैच किया तो बी का क्यू हाईएस्ट पावर है, सी मैच किया सी के पावर 4 तो ये हो जाएगा LCM। इस तरह से हम लोग सवाल में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब प्राइम फैक्टर दिया रहेगा तो उस प्राइम फैक्टर में खास के HCF जब निकालने की बात बोलेगा आपसे तो आप इस बात को नोट करके रखिएगा कि जो मैच करता है फैक्टर उसका लोएस्ट पावर लिया जाएगा, किसमें, HCF में। लेकिन LCM जब पूछेगा 2 नंबर का तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो मैच करेगा उसका तो हाईएस्ट पावर लेना है और जो नहीं मैच करेगा दोनों में, मान लीजिए कोई नंबर ए में पहला में है दूसरा में नहीं है तो वो भी आएगा, और दूसरा में पहला में वो भी आएगा, यानी जो मैच करेगा उसका हाईएस्ट पावर और जो नहीं मैच करता है उसको भी लिखना है और प्रोडक्ट करके तब हम लोग LCM निकालते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोग HCF और LCM पर जो क्वेश्चन होता है प्राइम फैक्टराइजेशन पर हम लोग करते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर कोई मान लीजिए 4 के पावर n है या 6 के पावर n है या 5 के पावर n है, इस तरह के क्वेश्चन में कहेगा कि चेक कीजिए क्या इसका एंडिंग विथ 0 होगा, यानी इसके जब हमारा 4 के पावर n डालिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 0 आएगा, या 5 के पावर n डालिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 0 आएगा, या 6 के पावर n डालिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। इस पर चेक करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है सो डेट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 के पावर n, यानी 4 के पावर n है, स्मॉल n बिलोंग्स टू, इस साइन को हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, इसका मतलब है सदस्य होना, n यानी कैपिटल N बताता है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को, इतना, कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, यानी आपको कहता है कि आप प्रूफ करके बताइए कि 4 के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर डालिएगा, चाहे 1 डालिए 2 डालिए 3 5 कुछ भी डालिएगा, तो उसका जो इन मतलब यूनिट डिजिट होगा, इन डिजिट वो 0 नहीं हो सकता है, कैन नेवर विद डिजिट 0। यानी जैसे देखिए 4 के पावर 1 तो 4 आया, 4 के पावर 2 कहेंगे तो कितना हुआ, 4 चौका 16 यानी 16 यानी 6 आ जाएगा, अगर 3 डालेंगे तो कितना, 4 चौका 16 चौका 64 यानी 4 आ जाएगा। इस तरह से हमको कहता है कि शो करके दिखाओ मैथमेटिकल लैंग्वेज, तो हम इसको कंट्राडिक्ट मेथड से प्रूफ करने जा रहे हैं। बहुत आसान है, क्या करेंगे मान लेंगे, मगर कहेंगे पॉसिबल लेट 4 के पावर n इंड विथ द डिजिट 0। अब बताइए 4 के पावर अगर n इंड अगर संभव है तो मान लेते हैं कि उसका एंडिंग जो है 0 से हुआ। आप जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए 10 में 0 है तो उसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे 2 5 आएगा, 20 में मान लीजिए 0 है तो 2 2 टाइम्स आएगा और फिर 5 आएगा, 30 में मान लीजिए क्या है 2 × 3 × 5 आएगा, ठीक है, 30 के लिए 40 के लिए 2 × 2 × 2 3 बार 2 और 5 आएगा, इस तरह से 50 के लिए 2 × 5 × 5। तो आप गौर कीजिए जिस भी डिजिट के लास्ट में अगर 0 है तो आप देख रहे हैं ना उसमें प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आता है, तो इसलिए बात पर ध्यान देंगे कि कभी भी किसी का एंडिंग अगर 0 से होता है तो उसमें 2 और 5 दोनों का होना कंपलसरी है ना, अगर सिर्फ 2 अगर
कहीं आता है फिर भी एंडिंग 0 से नहीं होगा। अगर सिर्फ 5 से 2 और 5 में से कोई अगर एक एब्सेंट हो जाए, केवल 5 आए या केवल 2 आए फिर भी एंडिंग 0 से, लेकिन जब तक 2 और 5 दोनों एक साथ नहीं आएगा तब तक वो एंडिंग विथ 0 से नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे मालूम है, हम प्रेशर डालेंगे। हम जानते हैं कि 4 के पावर n का के प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं तो सिर्फ 2 आता है, लेकिन हम इसमें प्रेशर डालेंगे। अगर इसका एंडिंग 0 से हुआ है तो 5 मस्ट बी ए फैक्टर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 4 का प्राइम फैक्टर में 2 आता है, 5 तो आएगा नहीं, इसलिए हम 5 पर प्रेशर डालेंगे कि 5 मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। तब कहेंगे कि 4 के पावर n हैज ओनली 2 फैक्टर, यानी 2 ही उसका प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तब कहेंगे ऑल्सो वी नो दैट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहता था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, एवरी कंपोजिट नंबर का जो हम प्राइम फैक्टर करते हैं वो यूनिक होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा उसका यूनिक होगा, यानी उसका 5 जो है उसका फैक्टर होगा नहीं। तो कहेंगे 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। शो अंत में कहेंगे 5 उसका फैक्टर नहीं हुआ। तब कहेंगे हमारा जो मानना था आवर अजम्पशन उसका एंडिंग विद 0 से होता है वो गलत हो गया। अंत में हम बोल देंगे हेंस, देखिए हेंस कि any number of the form 4 के पावर n small n belongs to capital N can never end with the digit 0, यानी उसका अंत 0 से नहीं होगा। आइए इस बात को हम लिख के बता दें, जिस तरह से ये हम बताएं उसी तो बताएंगे। उसी तरह से आपका जैसे अभी 4 के पावर n 3 क्वेश्चन पूछता है, जान लीजिए। एक 4 के पावर n, एक 5 के पावर n, एक 6 के पावर n। तो 4 के पावर n में आप मस्ट भी किस पर कहेंगे, 5 फैक्टर पर। उसी तरह 6 के पावर n में भी 5 पर प्रेशर डालेंगे। लेकिन 5 के पावर जब n लीजिएगा तो उसमें जानते हैं ना कि 5 के पावर n 5 फैक्टर होगा, इसीलिए वहां पर आप 2 पर प्रेशर डालेंगे, कहेंगे 2 मस्ट बी ए फैक्टर। तो आइए हम इसको बनाते हैं, उसके बाद आप समझिएगा, फिर दोनों क्वेश्चन अपने से करके देखिएगा। हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, कहेंगे इफ पॉसिबल लेट 4 के पावर n, ठीक है, कॉमा स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N end with the digit 0, यानी हमने लिखा यहाँ पर, इसका मतलब होता है यदि संभव है तो मानते हैं कि 4 के पावर n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N इंड विथ द डिजिट 0, इसका एंडिंग 0 से हो रहा है, मान लिए। अब कहेंगे यहाँ से कि देन 5 मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। हम 5 पर प्रेशर डाल रहे हैं, अगर इसका एंडिंग विथ 0 से हो रहा है तो 5 इसका निश्चित रूप से फैक्टर होना चाहिए। अब यहाँ से कहेंगे बट 4 के पावर n हैज ओनली 2 प्राइम फैक्टर, ओनली 2 प्राइम फैक्टर है। बट 4 के पावर n हैज ओनली 2 प्राइम फैक्टर, इसका सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि 4 को तोड़िएगा तो 2 into 2 होगा, इसीलिए। अब कहेंगे बट, यहाँ से कहेंगे also we know that the fundamental theorem of arithmetic, the prime factorization is unique। हम जानते हैं ना किसी भी कंपोजिट नंबर का, also we know that the fundamental theorem the prime factorization is unique। यहाँ पर every number is unique, प्रत्येक नंबर का होता है। तो क्या लिख दीजिए, देखिए we know that the fundamental theorem of arithmetic the prime factorization of every number is unique, यानी प्रत्येक नंबर का जो हम प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि therefore 5 is not a factor of 4 के पावर n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए कभी भी उसका फैक्टर नहीं होगा। तब कहेंगे कि therefore आवर एजम्पशन, हम जो ऊपर माने हैं उसका आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा मानना कि 4 के पावर n का एंडिंग विद 0 है वो गलत हो गया। तो सही क्या होगा, तो अंत में हम लोग हेंस लगा के यहाँ से लिख दीजिए, हेंस ये सो डेट को हटा दीजिए, लिखिए हेंस एनी नंबर ऑफ द
4 के पावर n कॉमा स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, कैन नेवर end with the digit 0। इस तरह से हम इसको प्रूव कर दिए। देख लीजिए, आपने देखा कि हमें यहाँ पर 4 के पावर n क्वेश्चन था जिसको हमने आपको बना के दिखाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सो देखिए, अगर इसी टाइप पर आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 के पावर n, और तीसरा क्वेश्चन होता है आपका 6 के पावर n, इस तरह से पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हमने 4 के पावर n में हमने किस पर प्रेशर डाला था, तो 5 मस्ट बी फैक्टर। तो यहाँ 5 के पावर n में आप 2 पर प्रेशर डालेंगे, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ना कि 5 के पावर n का जब प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो उसमें आपका 5 आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, इसलिए 2 पर आप प्रेशर डाल देंगे। बाकी चीज सेम वैसे लिख दीजिए और कहिएगा 5 का जो प्राइम फैक्टर वो केवल 5 होता है प्राइम फैक्टर, इसीलिए सारा लाइन वैसे लिखाएगा और यहाँ पर अपना अजम्पशन रॉन्ग कर लीजिएगा और बता दीजिएगा इसका एंडिंग विद 0 से नहीं होगा। इस पर जब आइएगा तो सेम प्रोसेस से इसी की तरह से लिखिएगा, बस यहाँ 6 के पावर n कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर होगा 5 पर प्रेशर डालिएगा, फिर यहाँ पर 6 के पावर n हैज ओनली 2 and 3। आपको मालूम है ना कि 6 का जब हम तोड़ते हैं, देखिए 6 को क्या लिखिएगा 2 into 3, आप कहिएगा उसमें 2 और 3 दोनों प्राइम फैक्टर होता है यहाँ पर, ठीक है, 2 और 3 आर प्राइम फैक्टर। ऑल्सो वी नो दैट द फंडामेंटल लिख दीजिएगा कि जो एवरी कंपोजिट नंबर का या एवरी नंबर का जो प्राइम फैक्टर यूनिक होता है, इसलिए कहेंगे 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 के पावर n, और तब के रॉन्ग अंत में लिख दीजिएगा हैंस 6 के पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। इस तरह से आपने देखा कि हम कोई भी नंबर को अगर पूछेगा तो हम प्रूफ करके बता सकते हैं, ठीक है। और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी बिना भाग दिए आपको बताना होता है कि कोई p बाई क्यू के रूप में रेशनल नंबर है, ठीक है, उसको बताना होता है कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग लिफ्टिंग होगा। इसके लिए कंसेप्ट है, उसको जान लीजिए। अगर x कोई रेशनल नंबर है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म p बाई क्यू है, तो वहां पर हम q का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। अगर q का फॉर्म अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का है फॉर सम नॉन निगेटिव इंटीजर mn के लिए, यानी m और n नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, यानी किस q का जो हम फैक्टर तोड़ेंगे उसमें केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 5 दोनों आएगा, तो उस केस में याद रखिएगा कि 2 5 अगर दोनों आता है तो उसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम q का फैक्टर तोड़ते हैं और उसके फैक्टराइजेशन में उसका q का जो फॉर्म होगा नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n फॉर सम नॉन निगेटिव इंटीजर mn के लिए, यानी कहने का मतलब q का हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे इसका जो डेसिमल में ले जाएंगे प्राइम नंबर रेशनल नंबर को, तो उसका डेसिमल फॉर्म आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग होगा, यानी रैकरिंग, जिसको रैकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इस बात को हम ऐसे जाने यहाँ से कि अगर हम कहते हैं यहाँ से चेक करने के लिए कि लेट कर लेते हैं, लेट x बी ए रेशनल नंबर whose simplest form p by q, q not equal to 0 and p and q are integers, ठीक है। देन यहाँ लिखिए, फुल स्टॉप दे देते हैं। देन हम लोग इस बात को याद रखेंगे नंबर x, ठीक है, नंबर 1 कि x इज टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ द फॉर्म ऑफ q इज 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n for some non-negative integers m and n, मतलब mn का जो वैल्यू होगा वो सम नॉन निगेटिव इंटीजर mn के लिए, ठीक। आइए दूसरा आपको कहेंगे कि x इज नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग डेसिमल,
decimal. If the form of q is not equal to, लिख दीजिए 2k पावर m इंटू 5k पावर n for some non-negative integers m and n। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप समझिए। अगर मान लीजिए x कोई रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हमें क्या करना है, q का प्राइम फैक्टर करना है। अगर q के प्राइम फैक्टर में अगर उसका फॉर्म 2k पावर n इंटू 5k पावर n, इसका मतलब हुआ कि हमें उसके प्राइम फैक्टर में 2 आए, 5 आए और 2 5 मिला के आए, ठीक है, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, यानी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2.5 या 1.768 etc, ये टर्मिनेटिंग होगा। और रिपीटिंग का मतलब हुआ जैसे 2.3 पे रैकरिंग, यानी इसको ऐसे लिखिएगा 2.333 डॉट डॉट कर दीजिए, 33 आते रहेगा, बार बार रिपीट करेगा, इसी को टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इसको देख लीजिए, यानी टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ पूरा पूरा भाग लग गया, यानी 2.5 बोले या 1.768 कुछ भी बोलिएगा, यानी पूरा पूरा। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है 2.3 पर रखनी, यानी 2.33 बार बार आता है, कभी खत्म नहीं होगा, ये रिपीटिंग होगा। इस तरह से आपने जाना। अगर सवाल आपसे पूछेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो करो कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो आप कुछ नहीं करना है, उसके क्यू का पहले देख लीजिएगा, पी और क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, कॉमन फैक्टर कुछ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो उसको काट दीजिएगा पहले, और उसके बाद क्यू का प्राइम फैक्टर कीजिएगा। अगर क्यू के प्राइम फैक्टर में केवल 2 आए, केवल 5 आए या बोथ 2 and 5 दोनों आता है, तो उसको कहिएगा इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। अगर उसके क्यू के फॉर्म में 2 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर आ जाता है, तो उस समय कहिएगा कि इट्स डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। बस आज तक यही रहेगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे, आगे प्रूफ करके दिखाएंगे कि √2 √3 और भी कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।